हमारा टॉपिक है संकरण। संकरण क्यों है? बहुपरमाणविक अणुओं की ज्यामिति बताने के लिए संकरण बताया जाता है। बहुपरमाणविक अणुओं की ज्यामिति बताने के लिए संकरण बताया जाता है। क्या है यह संकरण? संकरण में समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक मिलकर उतने ही ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या के ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें संकर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे, और इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण क्या है? समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक मिलकर के उतनी ही ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या का ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें संकर ऑर्बिटल कहते हैं, और इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण क्यों है, किसे कहते हैं? लेकिन जो मेन मुद्दा था ज्यामिति बताने का, उसका कुछ आइडिया नहीं पता चल रहा है। संकर ऑर्बिटल, जो भी संकर ऑर्बिटल होंगे, वह एक विशेष दिशा में निर्देशित होते हैं। विशेष दिशा में निर्देशित होने के कारण अणु की एक निश्चित ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को ले, मीथेन के फॉर्मेशन में अगर मीथेन एक अणु है तो उसका केंद्रीय परमाणु कार्बन, जिसका 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है ये चीज? अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो जाता है, 2s1 2p3। अब इसको जुड़ना है 4 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान है, परस्पर मिल जाते हैं। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर जो ऑर्बिटल मिलेगा, एक s के और 3 p के ऑर्बिटल मिलकर के sp3 संकरित ऑर्बिटल बना रहे हैं। एक s के और 3 p के मिलकर sp3 संकरित ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब ये जो संकरित ऑर्बिटल sp3 है, उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्री है स्पेस में। इस ऑर्बिटल का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। अब यही अरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री तय करेगा। तो sp3 है। अब इस ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का इस वाले ऑर्बिटल से हाइड्रोजन पेयर्ड हो जा रहा है, बॉन्डेड हो जा रहा है। तो अब इस sp3 जो ऑर्बिटल है, इसका स्पेस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। इस डेफिनेट अरेंजमेंट के कारण मॉलिक्यूल का भी अपना एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। इसी तरीके से sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, अगर ये भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण हैं तो इसका क्या मतलब है? इसमें एक s का और एक p का कक्षक परस्पर मिल रहा है तो sp संकरित ऑर्बिटल बना रहा है। यहां पर एक s का 2p का है तो sp2 संकरित ऑर्बिटल बना रहा है। इस प्रकार से जितने ऑर्बिटल मिलेंगे वैसा उसका संकरण होगा। क्लियर? आपके स्क्रीन के सामने संकरण का एक टेबल दिया गया है, उसके साथ साथ अणु कौन कौन से हैं उससे संबंधित और उनकी ज्यामिति क्या क्या है इसके बारे में विवरण दिया गया है। यह केवल एक ब्रीफ आइडिया है
कि हाइब्रिडेशन क्या है, लेकिन ये कंप्लीट एलैबोरेशन नहीं है इस टॉपिक का। एक छोटा सा आइडिया आपके सामने रखा गया है कि संकरण क्या है और संकरण के द्वारा कैसे ज्यामिति पता की जाती है। विभिन्न संकरित ऑर्बिटल की अपनी एक डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, उसी के बेसिस पर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तय करते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत को समझने का। तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है और ये क्यों आया, क्यों प्रकाश में आया। पहली चीज तो यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां रही, जिनको दूर करने के लिए अणु कक्षक सिद्धांत प्रकाश में आया। क्या क्या कमियां थी, जैसे कि पहली कमी यह थी कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं दी जा सकती। दूसरा, नाइट्रोजन के अक्रियता का कारण भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा नहीं बताया जा सका। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिटेशन, द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब सीमाएं थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की व्याख्या कि ये कैसे बनता है, ये क्या है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां रही, इनको दूर करने का प्रयास आणविक कक्षक सिद्धांत ने किया था। तो आइए देखते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह कहा गया था कि अणु में परमाणु परस्पर मिलते हैं। यदि किसी अणु का निर्माण हो रहा है तो परमाणु परस्पर मिलेंगे। ये तो एक जेन्युइन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इलेक्ट्रॉन का भराव जो होगा, वह परमाणु ऑर्बिटल में होगा। अब इस पूरे थ्योरी को आणविक कक्षक सिद्धांत में बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया गया। आइए देखें वो क्या नया सिद्धांत रहा, क्या नए नए तथ्य रहे। जैसे आणविक कक्षक में सिद्धांत में कहा गया कि परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है। बहुत ही जेन्युइन बात है, क्लियर। दूसरा कि परमाणु ऑर्बिटल के मिलने से, परमाणु ऑर्बिटल के मिलने से अणु ऑर्बिटल बनता है। यह भी क्लियर हो गया। परमाणु के मिलने से अणु बनता है, परमाणु ऑर्बिटल के मिलने से अणु ऑर्बिटल बनता है। यह भी बहुत सही जेन्युइन सी बात, बहुत क्लियर बात हो गई मेरी। जैसे हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं जिनके पास 1s ऑर्बिटल, क्लियर, s ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन अणु के निर्माण में हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहे हैं और परमाणु ऑर्बिटल के मिलने से फिर अणु ऑर्बिटल का निर्माण होगा। दूसरी चीज, जितने परमाणु ऑर्बिटल मिलते हैं
उतने ही अणु ऑर्बिटल बनते हैं। ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्लियर? लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है कि ठीक है, जितने परमाणु ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही अणु ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन आधे पर अणु ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होगी और आधे ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी। क्यों ऐसा है, आइए देखते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तरंग की भांति प्रदर्शित किया गया है, और ये स्ट्रिंग है, गर्त, स्ट्रिंग, और ये गर्त। दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से, जैसे जब परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा परमाणु ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन परस्पर कैसे मिलते हैं इस पे ध्यान देते हैं। एक तरीका कुछ ऐसा है, यानी कि तरंग समान कला में है। क्लियर? अगर तरंग समान कला में है तो न्यूनतम ऊर्जा वाला अणु ऑर्बिटल बनेगा, न्यूनतम ऊर्जा का अणु ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर? और इसे हम बंधी आणविक ऑर्बिटल कहेंगे। क्लियर हो गया? एक तो तरीका ये हो गया ओवरलैपिंग का। दूसरा तरीका कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिए कि स्ट्रिंग है, गर्त है, स्ट्रिंग और गर्त है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे अप्रोच करेगा, यानी कि विपरीत कला में। क्लियर? ऐसे कंडीशन में हमेशा प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल बनता है। क्लियर हो गया? प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल बनता है। तो हमने देखा कि परमाणु ऑर्बिटल के मिलने से अणु ऑर्बिटल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितने परमाणु ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही अणु ऑर्बिटल ही बनते, ये भी सही है। लेकिन आधे अणु ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा से कम रहेगी, जिसे हम लोग बंधी कहेंगे, और आधे अणु ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक रहेगी, जिसे हम प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से परमाणु ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, आपस में मिल करके अणु ऑर्बिटल बना सकते हैं। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल ही, समान ऊर्जा अभिविन्यास। ऐसा नहीं है कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर 1s है, एक एटम का 1s ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल है, वो दोनों ओवरलैप करेंगे और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो समान ऊर्जा अभिविन्यास वाले परमाणु ऑर्बिटल ही अणु ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? समान ऊर्जा विन्यास वाले परमाणु ऑर्बिटल ही अणु ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं।
ये 3 इसके बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु में उपस्थित जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक निश्चित ऊर्जा क्रम में लगे होते हैं। उसी प्रकार अणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा का भी एक निश्चित क्रम होता है। आइए देखते हैं वह निश्चित क्रम क्या है और इलेक्ट्रॉन का भराव अणु ऑर्बिटल में किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं कि अणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है। द्वितीय आवर्त में द्वितीय आवर्त के अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर अभी क्या है कि सिग्मा 1s, उससे अधिक सिग्मा स्टार 1s, उससे अधिक सिग्मा 2s, उससे अधिक सिग्मा स्टार 2s, उससे अधिक पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, और इससे भी अधिक सिग्मा 2px, इससे भी अधिक पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर बात आती है सिग्मा स्टार 2pz, यहां पे 2pz होगा, सिग्मा 2pz होगा। तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सत्य है। वहीं ऑक्सीजन व फ्लोरीन के लिए ये कुछ ऐसा है कि ये क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px बराबर पाई 2py इज ग्रेटर देन पाई स्टार 2px बाई पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये द्वितीय आवर्त के अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसे देख करके उतार लें। अब हम बात करते हैं कि इसका रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है। जैसे आणविक कक्षकों की रूपरेखा कैसे बनाई जाती है। जैसे सबसे कम एनर्जी है 1s की, यानी कि 1s के 2 ऑर्बिटल मिले होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल भी बने होंगे। अब चूंकि s और s ऑर्बिटल जब परस्पर मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। s ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब सिग्मा 1s ये जो बॉन्डिंग है उसका जो एनर्जी होगा वह लोअर एनर्जी का होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। उसी तरह हम लोग 2s को लेते हैं। 2s, अब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल का जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, रैखिक संयोग होगा, तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा स्टार 2s और एक सिग्मा 2s। इस प्रकार से आणविक कक्षकों की रूपरेखा बनती जाएगी ऊर्जा के अनुसार। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे किया जाता है। जैसे मान लें
कि हम लोग लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना चाहते हैं। फिर अब लिथियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक लिथियम परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे? 2 2 और 2। हर एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। क्लियर हो गया? तो ये हो गया उसका अणु विन्यास। इससे हम लोग 2 चीजें निकाल सकते हैं। एक तो इसका चुंबकीय व्यवहार और दूसरा इसका बंध कोटि। चुंबकीय व्यवहार क्या है? अब सारे के सारे ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं, तो जब सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल भरे रहते हैं, युग्मित होते हैं, तो इसको प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। और आबंध कोटि हम लोग देखते हैं Nb - Na/2। अब Nb - Na क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि लिथियम परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध बनेगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से आणविक विन्यास की सहायता से हम लोग चुंबकीय व्यवहार और बंध कोटि का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये था अणु कक्षक सिद्धांत की कुछ परिकल्पनाएं और उससे संबंधित कुछ